नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और रुख करेंगे बात देवभूमि उत्तराखंड का, जहां रुद्रपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। गला मंडी से गांधी पार्क तक निकाले गए रोड शो में फूलों की वर्षा से मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा की। पारंपरिक परिधान में छोलिया नृत्य, झोड़ा आदि कार्यक्रमों से मुख्यमंत्री का कई जगहों पर स्वागत हुआ। गांधी पार्क में पहुंचने पर सीएम धामी ने सबसे पहले गौ पूजा की और इसके बाद मंच की ओर बढ़े। इस दौरान मैदान पूरा भरा रहा, तो वहीं कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ ने सभी रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। जहां जिला प्रशासन 30,000 महिलाओं के आने की बात कर रहा था, पर धरातल पर भीड़ 50,000 के भी ऊपर दिखाई दी। रुद्रपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन का सफल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसे मेरे सभी माताएं और बहनें बड़ी संख्या में यहां पर पधारी है। हमारे सभी मीडिया के बंधु, सभी पत्रकार, छायाकार बंधु, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विभिन्न जो हमारा ये उधम सिंह नगर जनपद है, इस उधम सिंह नगर जनपद में एक लघु भारत बसता है और जिसको हम मिनी इंडिया कह सकते हैं। मिनी इंडिया का स्वरूप मैंने देखा, जहां जनजाति समाज के लोगों ने वहां पर अपने नृत्य के माध्यम से हम सबका स्वागत किया। हमारे पंजाबी समाज के लोगों ने अलग तरीके से किया, पूर्वांचल के लोगों ने, हमारे अनेक समाजों ने, बंगाली समाज के लोगों ने, सभी समाज जो इस तराई में बसते हैं, इस मिनी इंडिया में रहते हैं, जिन्होंने इस मिनी इंडिया को मिलकर सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी लोगों ने आज मेरा और आए हुए सभी का स्वागत किया। और इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए, अभी हमारे आरडी मंत्री गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 80% यहां पर मातृशक्ति आई हुई है। मैं कह रहा था कि 80% नहीं, 90% से भी ज्यादा हमारी मातृशक्ति है। और जितनी इस कार्यक्रम स्थल पर है, इस पार्क के अंदर है, इससे मैं समझता हूं कम से कम 7-8 गुना ज्यादा। तो वहीं उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी तय करने शुरू कर दिए हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी रैलियां होंगी। साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जनवरी अंत से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल करीब 16 रैलियां करने का निर्णय हुआ है। इसमें 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी, जबकि 13 अन्य रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन रैलियों के जरिए भाजपा आचार संहिता लगने से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय मांगा गया है। कार्यक्रम तय होने पर पार्टी आगे की तैयारी करेगी। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हो। प्रधानमंत्री हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। विश्व हिंदी दिवस पर हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा रूस, ब्रिटेन, जापान और कनाडा से आए हिंदी के कई विद्वानों ने शिरकत की। इस दौरान हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं सांसद निशंक ने कहा कि देश में अंग्रेजी भाषा गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के सभी प्रतीक चिन्हों को बदलने का काम किया। अब अंग्रेजी को त्याग कर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का समय आ चुका है। ये अंग्रेजी दास्ता का प्रतीक है। अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। हमारे संविधान के अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं, भारतीय 22 भारतीय भाषाएं, उसमें अंग्रेजी का होने का मतलब ही नहीं है। अंग्रेजी तो गुलामी का चिन्ह है और इसीलिए हिंदी की प्रतिस्पर्धा भारतीय भाषाओं से नहीं, हिंदी की प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी से है, क्योंकि इस देश में गुलामी की मानसिकता है। गुलामी के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गुलामी के चिन्ह हटने चाहिए देश से। देश इतने वर्षों से स्वाधीन हो गया, तो सबसे बड़ा यदि कोई गुलामी का चिन्ह है, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इस देश को यदि गुलाम करके रखना है। 2024 लोकसभा चुनाव में 75% मतों और तीसरी बार 5 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अब की बार, आपको बता दें कि 400 पार के नारे के साथ धरातल पर काम करना भी शुरू कर दिया है। देश भर में 400 पार का आंकड़ा जो नारा है दिया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह मिल रहा है। उसे साफ है कि हम 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े लक्ष्य को लेकर अपना कार्यक्रम तय करती है और पिछली बार लोकसभा चुनाव से अधिक संख्या हमारे सदस्य जीत कर जाए, इसके लिए पार्टी ने एक नारा दिया है। ये नारा कोई हमारे एक प्रकार से घमंड का नारा नहीं है। जनता के जो पार्टी के प्रति जनता का जो समर्थन है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि हम 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे। उत्तराखंड में तो हम 100% सीट जीतकर अपनी हैट्रिक बनाएंगे। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव हो, हमने 60% से अधिक मतों से अपनी लोकसभाएं जीती हैं। इस बार उसका भी लक्ष्य हमने 70% अधिक मतदान भारतीय पक्ष में हो, इसका लक्ष्य लेकर हमने कार्यक्रम तय किए हैं और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी पुनः 500 सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। तो वहीं देहरादून में कुछ समय पहले इन्वेस्टर समिट के नाम पर जिन सड़कों को संवारा गया था, सजाया गया था, अब उन सड़कों को सीवर लाइन बिछाने को लेकर दोबारा से खोद दिया गया है, जिससे आम जन को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इस पर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार ने केवल डेंगू सिटी दी है और जिन सड़कों को इन्वेस्टर समिट के दौरान दुरुस्त कर दिया गया था, उस पर भी केवल ऊपर ऊपर लीपापोती की गई। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे मात्र गुमराह किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने सिर्फ डेंगू सिटी दिया है। पूरी सड़कें पहले खोद दी, अब दोबारा खोद रहे हैं और साथ साथ कहीं ड्रेनेज का सिस्टम खराब है और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी बोला, जब भी हमने बोला था, इनको बताया था कि जिस समय इन्हें पूरे गड्ढे भर देने चाहिए थे, उन्होंने गड्ढे का काम नहीं किया। अब दोबारा गड्ढों खोदे जा रहे हैं और जो गड्ढे पहले जो रखे हैं वो वैसे के वैसे हैं। मात्र इन्वेस्टर समिट के दौरान इन्होंने उसका रूप चेंज करने का काम किया और वैसे का वैसे दोबारा हो गया है। ये मात्र गुमराह करने का प्रयास है। भाजपा की कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तराखंड का निकाय चुनाव इन दिनों काफी चर्चाओं में है। गली मोहल्ला हो या फिर हाई कोर्ट, सभी में निकाय चुनाव की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं के बीच जसपुर नगर पालिका क्षेत्र भी खूब सुर्खियों में है। दावेदारों की लंबी कतार को लेकर हो या फिर कांग्रेस की बार बार हार का इतिहास, खूब सुर्खियां बटोर रहा है। क्या है ये चर्चाएं और सुर्खियां, देखिए अजहर मलिक की खास रिपोर्ट। कारण तो जग जाहिर है। सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रत्याशी का चयन अभी तक सही नहीं हुआ है, इसलिए हमारी पार्टी जो है कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना पा रही है। और सही तरीके से अगर प्रत्याशी का चयन होता है और पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है इस बार, तो 100% मैं कांग्रेस के झोली में जो है नगर पालिका का चेयरमैन बन गया। ये है कि जसपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस कभी भी अपने कैंडिडेट सही करके नहीं उतारा है और इसीलिए हार का सामना देखना पड़ा है। और अभी भी कांग्रेस यही काम कर रही है कि जो अनवैलिड हैं, जो अनवैलिड कैंडिडेट हैं, कांग्रेस चाहती है कि उनको टिकट मिले। अगर उनको टिकट मिलता है तो कांग्रेस पार्टी हार का सामना देखेगी और बिल्कुल
स्पष्ट रूप से देखेगी। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आज स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम से लगभग हमने 20,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना की शुरुआत हुई है पूरे देश में 9 सितंबर 2022 से और उत्तराखंड राज्य में 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उसमें से लगभग 15 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। हल्द्वानी में पंजाबी जन कल्याण समिति की ओर से रामपुर रोड स्थित शकुंतलम लान में गुरु मां लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ओसीपी भांगड़ा ग्रुप के कलाकारों की ओर से पंजाबी थीम पर प्रस्तुति दी जाएगी। तो वहीं कार्यक्रम संयोजक हरिमोहन अरोड़ा ने कहा कि संस्था हर साल लोहड़ी उत्सव को धूमधाम से मनाती आई है। इस साल भी संस्था खूब धूमधाम से कार्यक्रम कर रही है। और इसमें हम सारे पंजाबी जन कल्याण समिति में जो हमारी पंजाबी विंग है वुमेन्स क्लब वाले, मैं वुमेन्स क्लब की प्रेसिडेंट हूँ रश्मि राजपाल। हम सब मिलजुल कर ये प्रोग्राम मनाएंगे और इसमें हम इस बार बाहर से दिल्ली से एक भांगड़ा ग्रुप को भी इनवाइट कर रहे हैं जिसका कि बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम होगा। और उसके अलावा हम रोशनी सोसाइटी से रिलेटेड एक मानसिक विकलांग बच्चों की जो संस्था चलाती हैं शिवानी पाल जी, उनके साथ हम उनको सम्मानित करेंगे यहाँ पर प्रोग्राम में अपने और उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्रिसमस और नए साल पर कार्बेट नेशनल पार्क और रामनगर वन प्रभाग को पर्यटकों से 1 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। बता दें कि रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क पूरे देश और विदेश में जैव विविधताओं और बाघ के साथ अन्य वन जीवों को लेकर विख्यात है। तो वहीं इस साल कार्बेट नेशनल पार्क के कई पर्यटन जोन में क्रिसमस और नए साल पर पर्यटकों की भारी संख्या में आवाजाही रही। इसके साथ ही रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीताबनी पर्यटन जोन में भी पर्यटकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिससे वन विभाग को काफी फायदा हुआ है। हमारा जो ईयर एंड का होता है बहुत ही टूरिस्ट सीजन का पीक सीजन है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में या तो पूरा ही रामनगर में। जो 25 दिसंबर से हम 7 जनवरी तक जब हम कैलकुलेट करेंगे लगभग 16,000 पर्यटक आए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, या तो डेली विजिट किए या नाइट स्टे किए और इससे राजस्व लगभग 80 से 90 लाख प्राप्त हुआ है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। और इसके साथ साथ इस बार सीताबनी भी बहुत अच्छा बढ़ा है। तो सीताबनी में भी लगभग 10,000 पर्यटक आए, डे विजिट किए सीताबनी पर्यटक जोन में 25 दिसंबर से 7 जनवरी तक और लगभग 33 लाख का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले में आई दरार लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2010 में बाढ़ आने के बाद से ही दरार बढ़ती जा रही है, साथ ही मिट्टी भी तेजी से गिर रही है। लेकिन 14 साल बाद भी आज तक टीले की मरम्मत और मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य के बजट पास नहीं हो पाया, जिस पर मंदिर के पुजारियों और मंदिर समिति के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने सरकार से मंदिर में ताला लगाने की मांग की है। जय माता दी। तो ये हमें इस साल काफी उम्मीद थी काम हो जाएगा, क्योंकि विगत कई 10-12 सालों में यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री आ चुके हैं तो काम नहीं हुआ। इस साल धामी जी आए थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य प्रोजेक्ट तैयार किए। रात ही रात में यहाँ पे कई बड़े बड़े सम्मेलन हुए और कई जो महीनों सालों का काम था वो कई हफ्तों में बिना कोई कागज को उनके स्वीकृति के पूरे हो गए। तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर का काम, क्योंकि काफी दरारें इसमें आ चुकी हैं और श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे पहले सुरक्षा है। अगर मंदिर इतना दरार आएंगे तो फिर सुरक्षा हमें भी डर लगा रहता है वहाँ बैठने में, या श्रद्धालु जो आते हैं कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। या तो फिर सरकार से यही कहेंगे कि यार मंदिर को आप बंदी कर दीजिए।
गर्जिया मंदिर में 9 करोड़ की डीपीआर बनाई गई थी, जिसको मिटिगेशन की बैठक में रखा गया था। मिटिगेशन की बैठक में इसके लिए प्रॉपर मॉडल स्टडी के लिए सर्वसम्मति से बताया गया, इसकी मॉडल स्टडी की जाए कि वहाँ पानी भी है और पीडब्ल्यूडी का पुल भी है। नहीं, मेरा कहना है कि इसमें मैं खुद देख रहा हूँ कि कई साल से जो है इस प्रकार की बातें हो रही हैं और कई बार इसका सर्वे टेक्निकल संस्थान द्वारा हो चुका है। अब इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा मेला था वो भी हमें नीचे करवाना पड़ा। देखिए, सवाल ये है कि सरकार की मंशा ही काम करने की नहीं, अन्यथा मुख्यमंत्री के कहने के बाद यहाँ आकर के जब उन्होंने स्थानीय जनता के बीच में उसकी घोषणा की तो उसके बाद उसको त्वरित गति से कार्य होना चाहिए था, नहीं तो मुख्यमंत्री घोषणा का जो है औचित्य क्या रह जाएगा। और दूसरा जो मूल्यांकन समिति या मुझे लगता है वित्त व्यय समिति की बैठक में गया होगा मामला, वहां से उसको जो है उसके मूल्यांकन करने की बात की गई है, तो वो अपने आप में ही गलत है। जब एक इंजीनियरिंग विभाग जिसमें हमारे पास क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, जिसके बनाई हुई योजना परियोजनाओं का हम दिन रात उपयोग कर रहे हैं, कि इसको रुड़की से जो हमारा टेक्निकल वहाँ होता है उसके द्वारा पुनः एक बार इसको लाया जाए। हाँ, इतना जरूर है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि बाढ़ सीजन जून में 15 जून से शुरू हो जाता है, तो अभी इतना समय, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें विभागों के साथ बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं जब पिछली बार गया था, इसके बाद वार्ता हुई थी, तो उनको बताया गया अधिकारियों के द्वारा, जैसा आप कह रहे हैं 3 महीने। तो वहीं हल्द्वानी में पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में इष्ट गोलू देवता की पूजा अर्चना के साथ उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हुआ। 14 जनवरी को पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच से ही शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें पहाड़ की संस्कृति को दर्शाते हुए अनेक झांकियों का प्रदर्शन होगा। तो वहीं मेले के अध्यक्ष बलवंत चुफाल ने बताया कि हल्द्वानी में इस मेले की शुरुआत करने का उद्देश्य लोगों को संगठित करना और अपनी संस्कृति को विस्तार देना है। और चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। 24 के चुनावों को लेकर बीजेपी का प्लान, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 3 बड़ी रैलियां। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की पहल 3 दिवसीय यात्रा का किया जाएगा आयोजन, बीजेपी ने कसा तंज। 14 जनवरी से शुरू होगा स्वच्छता अभियान, मंदिरों और धार्मिक स्थलों में होगी सफाई, बीकेटीसी अध्यक्ष का बयान, विभिन्न मंदिरों में चलेगा अभियान। देहरादून आरटीओ की नई पहल, सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर कार्यशाला का आयोजन, ट्रैफिक नियमों को लेकर दी जानकारी। हल्द्वानी में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ, 14 जनवरी को निकलेगी शोभा यात्रा। देहरादून से अयोध्या के लिए बस शुरू, फिलहाल बस की ही हो रही मैनुअल बुकिंग। देहरादून में रेलवे कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, मेंस यूनियन सहित सैकड़ों कर्मचारी शामिल। गर्जिया देवी मंदिर में एक बार फिर आया संकट, स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, बोले 14 सालों से क्यों नहीं हो रहा मंदिर निर्माण कार्य। रुड़की में मामूली बात पर युवक की हत्या, पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम, एक नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज। प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क, 1936 में हुई थी पार्क की स्थापना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।